दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं बनता जो हूबहू बता दे और हूबहू लड़ा दे। बस आपको अच्छा से कंसेप्ट को सीखना पड़ता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे घुमा के पूछता है। राशि सदिश होता है और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। यानी आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा था दोस्त, हमने आपको एक नहीं पूरा एकदम अंबार लगा दिया ऑब्जेक्टिव का। देखिए अब आपको इतना ना घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन बताएं। आप लोग यदि अपने साथ बुक उठा ले और कॉपी पर एक सुंदर सुंदर कंसेप्ट तैयार कर ले और एग्जाम के समय रिवीजन कर ले तो आप लोग एटम बम हो जाएंगे यार। तो थीटा है और घटा रहे घट के कितना हो गया 0। तो कौन 0 डिग्री बन गया? 0 डिग्री मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। बात है कि जब माइनस क्यू ऊपर खींचा, ये माइनस क्यू इधर खींचा तो ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया कैसे? बीच से। तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्तों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। दोस्त आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन था कि सर आपका किताब से कुछ लड़ नहीं रहा है। हम आपको बता दें जानकारी के लिए, दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं बनता जो हूबहू बता दे और हूबहू लड़ा दे। बस आपको अच्छा से कंसेप्ट को सीखना पड़ता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे घुमा के पूछता है। यदि इस तरीका से आप पढ़े होते ना दोस्त तो आप बोलते कि 100 यदि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है तो उसमें से आपको लगभग 60 ऑब्जेक्टिव उसी में से है। आपको इस बार गारंटी विथ फुल वारंटी देते हैं, आप मेरे अनुसार पढ़िए और हर एक ऑब्जेक्टिव को अलग अलग टाइप से सिखाने का प्रयास करेंगे और देखिएगा आप लोगों का एग्जाम के समय एक अलग लेवल होगा। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? ये आप लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पीछे हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। आइए पहले समझते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। द्वि मतलब होता है दो, बोले ओके सर। और क्या दो? तो आवेश दो, ठीक है सर। और एक हम लोगों का प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो ही तो नाम रखा गया द्विध्रुव, यानी दो ध्रुव है, एक धन भी है और एक ऋण ध्रुव भी है। बोले ठीक है। और इसका मध्य बिंदु इधर से इधर हमने दूरी बोला एल है और इधर से इधर बोला दूरी एल है। सर दो जगह क्यों एल ले रहे हैं? डायरेक्टली ले लेते। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रूफ करते, बड़ा बड़ा हम लोग व्यंजक प्राप्त करते तो उस समय कठिनाई आता। तो इसलिए हमने इसको ए ले लेवाना हुआ है ताकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन प्रूफ करते समय ये आसान हो जाता है। आप लोग देखिएगा कभी। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से दिखाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। इसका नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश रखना है आपको और दोनों आवेश के बीच का दूरी, दोनों आवेश के बीच का दूरी कितना है? 12। और इसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? 80। और लंबाई का क्या होता है? एल। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? अटल। राशि कैसा होगा? तो राशि हम लोग का होगा सदिश। और यदि सदिश राशि है तो डायरेक्शन तो जरूर होगा। और खास करके आपको बताया डायरेक्शन इसका माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होता है, यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है डायरेक्शन। ऋणावेश से कहां होता है? धनावेश की ओर होता है इसका डायरेक्शन। बोले ठीक है, बोले ओके। अब थोड़ा यहां से आपको एक बात ऑब्जर्व करना है दोस्त। आपसे बस केवल पूछा गया था कि बताइए इसका मात्रक क्या होगा। हमने आपको बताया कि देखिए इसका मात्रक तो कूलम मीटर होता ही है, साथ साथ में इसका बीमीय सूत्र ATL होता है, राशि सदिश होता है और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। यानी आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा था दोस्त, हमने आपको एक नहीं पूरा एकदम अंबार लगा दिया ऑब्जेक्टिव का। देखिए तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा क्या? कूलम मीटर। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है कि निर्वात का, अगला प्रश्न कमाल का है, बोल रहा है निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? निर्वात का परावैद्युतांक। अब आइए आपको बताते हैं निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए ऐसे तो डायरेक्टली केवल हम लोगों का के बारे में पूछता है ना, यही परावैद्युतांक है, इसका वैल्यू 1 हो जाता। लेकिन इसका खास करके कोई मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक वायु या निर्वात के लिए आपको बता दे रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है ना, वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो 1 होता है। लेकिन आप लोग जल या 80 के लिए, जल के लिए 80 होता है, कोई किताब 81 भी लिखता है। धातु के लिए अनंत होता है, धातु के लिए कितना होता है? अनंत। लेकिन आपको एक खास बात जानकर तसल्ली होगी कि परावैद्युतांक तो पूछा है लेकिन सब में वैल्यू मान दिया गया है। वास्तव में परावैद्युतांक नहीं कहना चाहिए था, परावैधुता कहना चाहिए था, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं वायु की विद्युतशीलता। इसका दो नाम है, वायु की विद्युतशीलता बोल सकते हैं इसको, वायु की विद्युतशीलता बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं परावैधुता। परावैधुतांक नहीं बोलिए, परावैधुता। बोले ठीक है।
तो इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका मात्रक पूछा गया है। तो दोस्त एप्सिलॉन नॉट का यदि आप लोगों से ये कोई वैल्यू पूछे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 और इसका मात्रक होता है कितना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही मात्रक होता है। बोले कि सर एक बात बताइए कि ये जो आपका जो मात्रक जो लिखे हैं वो कहाँ से आया, क्योंकि ये मात्रक भी और बीमीय सूत्र भी एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम आपको सिखाते हैं कि इसका कैसे निकलता है। तो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। बोले कोई बात नहीं सर, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसी का निकालना है, तो भागा में इधर आए तो गुना में, और यहाँ पर 4πF और यहाँ पर हो गया Q1 Q2 बटा में क्या, R स्क्वायर। अब आप लोग एक बात तसब्बुर के साथ ये बात सीखना चाहिए कि ये वाला हम लोगों का 4π संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये आवेश है, आवेश का मात्रक हो गया कूलम का, कूलम से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा क्या, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओहो मेरे से मिस्टेक हुआ, सॉरी रियली सॉरी। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा अब सुनिएगा, अब इसका कोई विमीय सूत्र पूछे कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो आवेश के लिए विमीय सूत्र होता है 80, ठीक है। यहां पर भी आवेश है, उसके लिए भी होगा 80, ठीक है। अब बताइए बल के लिए आप लोग जानते होंगे बचपन से mLT इनवर्स 2, और ये दूरी के लिए क्या हो गया, L स्क्वायर। अब देखिए दोस्त क्या हो गया, a का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर t स्क्वायर, फिर देखिए यहां पर m और 2a कितना हो गया, 3, और यहां पर t इनवर्स 2। अब देखिएगा क्या होगा, m को ऊपर लेके जाइए तो m इनवर्स, नीचे +3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L इनवर्स 3, उसके बाद -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो 2 कितना हो गया, 4, और a क्या हो गया, क्या स्क्वायर। यानी इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, m इनवर्स L इनवर्स 3 t का पावर 4 a स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। क्या ये बातें ऑब्जर्व हुई आप लोगों को, बोले हाँ। यानी कहने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आया वो इतना आया। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि इतना होता है, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है। आपको बता दें इसका एक और मात्रक होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा दोस्त, या तो आपसे पूछेगा एप्सिलॉन नॉट के मात्रक, तो 2 मात्रक हो सकता है, एक हो सकता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हो सकता है आप लोगों का फैराडे मीटर इनवर्स हो, या विमीय सूत्र आपसे पूछेगा तो m इनवर्स L इनवर्स 3 t का पावर 4 a स्क्वायर। आपको एक बात याद करा दे, इसको ट्रिक से याद करना हो तो MLT माल्टा नाम की एक औरत को पहचान लीजिएगा, उसके बाद ट्रिक याद रखिएगा, -13 और +42, -13 यानी 1 और 3 कैसा होगा, माइनस में, और ये 4 और 2 कैसा होगा, प्लस में। आपको बताएं ऐसा ही संधारित्र की धारिता के लिए भी विमीय सूत्र होता है। संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, पहले MLT सब में लिख दीजिए, उसका होता है -12, इसका -13 +42, लेकिन संधारित्र की धारिता का होता है -12 और +42। अब आपको इतना ना घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन बताएं, आप लोग यदि अपने साथ बुक उठा ले और कॉपी पर एक सुंदर सुंदर कंसेप्ट तैयार कर ले और एग्जाम के समय रिवीजन कर ले, तो आप लोग एटम बम हो जाएंगे यार। आप लोग रिवीजन करते हुए चलिए। तो इस बातों का आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पर उतार सकते हैं, हालांकि ये बातें नहीं पूछी गई है। चलिए आएगा सब बात आगे आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा कितना, 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। ओके चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे हैं कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। इस बात को तो पहले समझिए। देखिए आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, आइए हम आपको बता रहे हैं, कभी भी आवेशित चालक बोले और आवेशित चालक बोले सतह पर बोलेगा। मान लीजिए कि यहां पर प्लस आवेश है तो प्लस का चलते विद्युत क्षेत्र कहां होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। मान लीजिए यहां पर प्लस है तो बाहर की ओर, यहां पर प्लस है तो बाहर की ओर, यानी जहां पर है वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, लंबवत। यानी सतह पर यदि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबवत। लेकिन आपसे कभी पूछ दिया जाए कि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा दोस्त कि E का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर। बोले हाँ सर। अब आप लोग ये बात जान चुके हैं कि किसी चालक के अंदर तो आवेश होता ही नहीं है।
और जब चालक के अंदर आवेश नहीं होगा तो Q का मान 0 रख देंगे, और जैसे ही Q का मान 0 रखेंगे तो E का मान 0 हो जाएगा। तो पता है एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा है कि बताइए कि किसी चालक के अंदर विभव प्रवणता का मान क्या होगा, और लोग कहते विभव प्रवणता। तो हमने आपको पहला क्वेश्चन यही बताया कि विभव प्रवणता मतलब क्या, विभव प्रवणता यानी यदि हम बोले कि वेग प्रवणता वेग बटा में दूरी, विभव प्रवणता तो विभव बटा में दूरी, भी क्या है विभव, x क्या है दूरी, d मतलब क्या परिवर्तन, कितना परिवर्तन, छोटा परिवर्तन। तो आप लोग बताइए कि dv बटा में dx कितना होगा। कहिए सर ये कौन सवाल बकवास सवाल पूछ दिए। तो आप लोग चैप्टर 2 में सीखेंगे क्या कि E बराबर होता है माइनस dv बटा में dx। अगर यदि E का मान हम लोग का 0 आ रहा है, इसका मतलब विभव प्रवणता का मान कितना होगा, 0 होगा। यही तो कंसेप्ट कहलाता है। यानी यदि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पूछ दिया जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, समझे। और यदि पूछ दिया जाए चालक के अंदर विभव प्रवणता क्या होगा, dv बटा में dx, क्योंकि ये E के बराबर होता है इसलिए इसका भी मान 0 होगा। लेकिन कभी ये पूछ दे कि बताइए विभव का मान कितना होगा, विभव कैसा होगा, तो मेरे दोस्त अब आपको अवकलन सीखना है। जैसे हम बोले कि y बराबर 2, तो कितने लोगों को अवकलन पता है कि इसका अवकलन कितना होगा, सर 0 होगा, क्योंकि y बराबर ये 2 है, और 2 हम लोग जानते हैं ये क्या हम लोगों का अचर। इसका मतलब यदि किसी का अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो यहां पर है, जो जिसके बराबर है वो बात कैसा है, अचर। यदि किसी का अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो बात हम लोग का क्या है, अचर है। तो हम लोगों का मान लीजिए कि हम लोग का अवकलन यदि 0 आ रहा है, dv बटा में dx का अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब भी क्या है, अचर है। अचर मतलब क्या, जिसका मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता, इसका मतलब नियत, नियत मतलब क्या, एक समान या एक समरूप, एक समान, यानी विभव का मान एक समान है। तो यहां से 3 ऑब्जेक्टिव निकला। क्या क्या ऑब्जेक्टिव, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। किसी चालक के अंदर विभव प्रवणता क्या होगा, 0 होगा। किसी चालक के अंदर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा, एक समान। लेकिन कोई आपसे ये पूछे मेरे दोस्त कि इस चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, सतह पर तो लंबवत होगा। यानी 4 ऑब्जेक्टिव बनाए, एक पूछ रहा है, लेकिन कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो आपको बता रहे हैं। और यार इस तरीके से पढ़िएगा ना, कमाल कर जाइएगा सच्ची। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है, 3.2 गुना 10 का पावर माइनस, और ऐसा दिया गया। चलिए आइए, जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव सिखाया था द्विध्रुव आघूर्ण पर, इस पर देखिए। आपको ऐसा ही द्विध्रुव बनाया गया है, और जिसमें से एक आवेश का वैल्यू दिया गया है 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, वो भी प्लस में। और ये जो वैल्यू है माइनस 3.2 गुना 10 का पावर कितना, माइनस 19 कूलम। और मेरे दोस्त यहां से लेकर यहां तक का बीच का जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक का बीच का जो दूरी है वो देख लीजिए, दूरी कितना है दोस्त, दूरी है 2.4 गुना 10 का पावर माइनस 10। देख लीजिए इसके बीच का दूरी है 2.4 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो अब आप लोगों से पूछा जा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या, P। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आपको चाहिए एक आवेश चाहिए और दोनों के बीच का दूरी चाहिए। बोले आसान तो है सर, क्यों ना कर दे हम लोग, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में वही ना बताया परिभाषा, यानी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी। तो आपको लग रहा है कि 2l है तो 2 से गुना करके बनाएंगे, तो यही तो गंदा बात है। 2l से गुना तब करेंगे जब हम लोग का आधा दूरी हो। बहुत सारे लड़के यहीं पर गंदी बात कर देते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 2l से गुना नहीं करना है, क्योंकि आपको 2l तो टोटल दोनों के बीच का दूरी दी ही दिया है, तो 2 से गुना करेंगे क्यों, 2 से गुना तब करते हैं जब मध्य बिंदु से दूरी दिया जाए, समझे। तो हम लोग को टोटल दूरी दे दिया है, इसलिए हम लोग 2 से गुना नहीं करेंगे। तो हमको एक आवेश कितना पता है, 3.2 गुना 10 का पावर कितना, माइनस 19 कूलम, और इसके बीच का दूरी कितना, 2.4 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये हो गया। हम लोग गुना करेंगे दशमलव के बाद, इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसको हम लोग दशमलव को भूल गए। पहले दशमलव का गुना आप लोग सीखिएगा, बेसिक में आप सबको बताया है दोस्त। तो 32 का आप गुना कर दीजिए कितना से, 24 से, तो हो गया आप लोगों का 8, 6, 7, यानी इसका हो गया 768। और कहते हैं दशमलव 1 अंक के बाद और 1 अंक के बाद, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ये सब कितना छोटा छोटा बात आपको सिखा रहे हैं दोस्त। अब बोलिए यहाँ पर -9 कितना हो गया, -29, और क्या हो गया, कूलम मीटर। यही इसका आंसर होगा, 7.68 गुना 10 का पावर माइनस 29 मीटर हो गया। तो कौन आंसर है, 7.86 गुना 10 का पावर माइनस 29 कूलम मीटर। देखिए 2 जगह है, ओहो वो भी मिलाना पड़ेगा, 29 तो दोनों जगह है। एग्जैक्ट आंसर कितना आया, 7.68 गुना 10 का पावर माइनस 19 किलोमीटर आंसर, यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी।
यही आपको सिखाना चाहते थे। सीखिए, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव के तह में लेकर जा रहे हैं। देखिए दोस्त, जैसे ये सवाल है, पी आघूर्ण के विद्युत तीव्रता के रखा जाए तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए प्रश्न बोल रहे हैं आप लोगों का, ये दोस्त प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे कि यदि हम लोग का ये विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखे हैं तो प्लस विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने का प्रयास करेगा और माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे हम लोग डॉट 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 डॉट, यहां पर ऐसा कोण बन गया। अब आप लोग जानते हैं दोस्त कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी होता है वो कितना होता है, 2l होता है। तो आप लोग बताइए कि साइन, यहां पर ऐसे के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, टाउ बराबर क्या, पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के बाद जब ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे तो यहां पर 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है कि यहां पर कोण हम लोग का थीटा बना हुआ है। यदि इसको हम लोग और घटाएगा तो घटेगा, एक बार घट के कितना होगा, 0। जैसे हमने ऐसे विद्युत क्षेत्र है, यहां पर हम लोग का कोण बना हुआ है तो थीटा है, और घटा रहे घट के कितना हो गया, 0। तो कोण 0 डिग्री बन गया। 0 डिग्री मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो आपसे कोई ये पूछे कि यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में रखे या समानांतर रखे, तो दिशा में रखेंगे तो 0 डिग्री, समानांतर रखेंगे तो 0 डिग्री या 180 डिग्री भी हो सकता है, विपरीत दिशा यानी थीटा का मान यदि हम लोगों का 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो कोई भी मान रखेंगे तो हम लोग का बल आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में रखे, विपरीत दिशा में रखे या समानांतर रखे, उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य कर नहीं करता है, इसलिए बल आघूर्ण का आंसर क्या होता है, 0। ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, यानी कितना कोण पर रखा जाए, लंबवत यानी 90 डिग्री कोण पर, तो हम लोग का अधिकतम बल आघूर्ण होगा। और अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर पी साइन 90, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1, यानी टाउ बराबर क्या हो गया, पीई। यही बात सिखाएं आपको। तो टाउ बराबर कितना हो गया, पीई। ये आप लोग बात याद रखिएगा कि बल आघूर्ण का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पीई होता है। सीखे बात, सीख गए बात, दोबारा समझेंगे इस बात को, बोलिए। तो कहने का मतलब पूछ देगा आपसे कि बताइए कितना कोण पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है, तो 90 डिग्री। बोलेगी सर अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे वेक्टर, तो यदि क्रॉस हटाते हैं मेरे दोस्त, तो क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं, यानी ए बी साइन थीटा। और यदि साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस, क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा हटाएंगे क्रॉस। अब हम लोग दोस्त यही बात को सीख लेंगे कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं। देखिए यदि हम लोग वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। यदि वेक्टर पी क्रॉस ई बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो हम लोग कभी भी क्रॉस हटाते तो साइन थीटा और साइन थीटा हटाते तो क्या आता है, क्रॉस। तो आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग करा भी दिए होंगे, आप लोग केवल देखते देखते बोल देंगे, इतना आसान है। बस केवल आप लोग पीछे वाला जो कंसेप्ट आपको बताया है उसको आप लोग जहन में बसा के रखिएगा, बस सब कुछ सिंपल है। देखिएगा बोल रहे हैं एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, तो हमने बताया कि कोई भी चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी E का मान हम लोग का 0 होगा, और तो और विभव प्रवणता का भी मान हम लोग का 0 होगा, लेकिन V का मान हम लोग का क्या होगा, नियत होगा, एक समान होगा, नियत होगा, एक समान होगा, एक समरूप होगा। समझे, बोले ओके। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर, जब भी कभी भी चालक बोले, अंदर बोले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको इसको याद कर लेना होगा। फिर ये अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। देखिए यहां पर सवाल बोल रहा है क्या, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान, इसका आंसर 0 होगा, जो कि इस क्वेश्चन से हटके है। इस क्वेश्चन का ऊपर वाला का जवाब क्या होगा कि एक आवेशित चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तो उसके पास, तो यदि देखिए 3 बातें हैं, या तो पतला सा तार है, पतला सा तार है, ऐसे पतला सा तार है, पतला सा तार, या तो हम लोग का क्या है, इस प्रकार से चादर है, या तो हम लोग का क्या है, चालक है, चालक है। तो कुल मिला जुला बात यही आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आप लोग का क्या है, निकल के आया दोस्त, क्या निकल के आया, बोलिए क्या निकल के आया, इसमें आप लोग का क्या निकल के आया। यानी यदि कभी भी आप लोगों का 3 सवाल पूछता है, तार के चलते बताइए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो तार के चलते होगा लैम्डा बटा में
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अनंत लंबाई के धनावेशी तार के चलते बोलेगा तो ये फॉर्मूला, चादर के चलते बोलेगा तो सिग्मा बटा में क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि कभी भी ये पूछे कि चालक के लिए क्या होगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन को आप लोग यदि अच्छा से सीख लेते हैं तो आप एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, और ना केवल सीखेंगे उस कंसेप्ट को आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग कॉपी पर जरूर इसको नोट्स बनाकर लिख लेंगे। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वहां पर आते हैं। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया होगा। यदि इस चीज को देखिएगा, बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव पर पी है, इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर तो इसके बीच का कोण स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। मेरे दोस्त आपको बताया कि ये क्वेश्चन दरअसल चैप्टर 2 से लिया गया है, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 से लिया गया है। खैर कोई बात नहीं, चैप्टर 2 से लिया गया, चैप्टर 1 से लिया गया, उसका क्या इशू है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए वास्तव में किया गया कार्य के लिए जब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को जब घुमाते हैं तो कार्य के लिए फॉर्मूला यही होता है, कार्य बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही कार्य का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्चुअली बहुत सारा किताब इस कार्य को फॉर्मूला को ये लिखता नहीं है, बोलता है कि कोई काम कब स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री कोण से घुमाते हुए, तो शुरू वाला जो कोण होता है ना वहां पर 0 डिग्री रख देते हैं लोग। तो जब 0 डिग्री रखते हैं तो पीई, और यहां पर जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होगा 1, और थीटा 2 की जगह पर कितना रख देते हैं थीटा। तो ये ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये कार्य का फॉर्मूला या तो ये लिखा जाएगा या फिर ये, हालांकि ये बहुत कम केस है, इसी से सब कुछ बनता है। ये जननी है सब फॉर्मूलाओं का, जो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा सब। जैसे किया गया कार्य से आप लोगों का एक फॉर्मूला ये बना, बोले ठीक है सर इसको भी याद रखेंगे। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना होता है तो शुरुआत का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, और बाद का वाला कोण होगा यानी थीटा 2, उसका बाद का कोण थीटा हो जाए तो जो किया गया कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यानी इस फॉर्मूला से फिर नेक्स्ट फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पीई हो गया, फिर कॉस कितना हो गया 90 हो गया, कॉस 90 माइनस, और थीटा की जगह पर कितना रख दिए थीटा रख दिए। अब बताइए मेरे दोस्त कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो सर यहां पर हमको ये पता चला, हमको ये पता चला कि पीई क्या हो गया कॉस थीटा, और यदि कॉस थीटा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा डॉट, यानी माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ये हो गया। यानी स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला ये हम लोग का निकल चुका है, U बराबर माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, हो गया खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा U बराबर माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। इसका आंसर हो जाएगा क्या बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है किसी पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट। तो दोस्त हमने आपको बताया था यदि अनंत लंबाई का तार होगा तो लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यदि चादर होगा तो सिग्मा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि चालक होगा तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। आप जो भी सजाना चाहेंगे सजा सकते हैं और तसब्बुर के साथ उसको लगा सकते हैं। लेकिन हाँ सवाल क्या बोला है चादर, तो चादर के लिए हम लोग का ये आंसर। यदि चालक के चलते पूछता तो ये, लेकिन सतह के बाहर, सतह पर या सतह के बाहर, अंदर तो शून्य हो जाता है चालक के अंदर, और वो अनंत लंबाई के तार के चलते। बोले ठीक है सर आसान है। फिर हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए आवेशित दो प्रकार से हो सकता है, या तो धनावेशित हो या फिर ऋणावेशित हो। धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो जब धनावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा तो द्रव्यमान घटेगा, ऋणावेशित हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन ना तो धनावेशित ना तो ऋणावेशित, तो ये तो ना तो बढ़ेगा ना तो सॉरी बढ़ेगा भी और घटेगा भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और ये क्वेश्चन कमाल का है दोस्त, आप लोगों से पूछा गया दिए गए चित्र में इस क्यू पर प्रभावी बल शून्य है तो बड़ा वाला क्यू और छोटा वाला क्यू का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, बड़ा वाला क्यू और छोटा वाला क्यू का अनुपात। चलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर कवर करते हैं। आइए तो दोस्त देखिए इसमें क्या किया गया है कि एक इस प्रकार से घन है। बोले ठीक है सर घन है तो क्या करें, यहां पर बड़ा क्यू है, यहां पर बड़ा क्यू है, यहां पर छोटा क्यू है, यहां पर छोटा क्यू है। बोले ठीक है, अब इस प्रकार से हमने किया, ठीक है, बोले ओके। अब इतना बात यदि आप लोग सीख लिए और सीखने के बाद आप लोग तसब्बुर के साथ इस बात को जान गए कि चलिए हमारा इतना होता है, ये हम लोग का कंसेप्ट है, अब कुछ हम सबको समझ चुके हैं। तो आपसे पूछा गया कि बड़ा क्यू और छोटा क्यू का अनुपात क्या होगा। बोले सर अब हमको समझ में नहीं आता कि इसमें क्वेश्चन में करे क्या। तो अब हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। किसी एक यदि हम बोले कि ये चीजें बैलेंस है, रुकी हुई है, स्थिर है, इसका मतलब है किसी पर भी लगने वाला बल हम लोग का शून्य है।
यानी कोई हिल डुल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि सब के द्वारा लगने वाला बल का जो योग है ना वो शून्य है। बोले अच्छा, तो बताना क्या चाहते हैं ये बताइए। तो हमने बोला कि ये दोनों एक जैसा आपको आवेश लग रहा है। आपको मन करे तो दोनों को प्लस मानिए और मन करे तो माइनस मानिए, मन करे तो जाने दे और मन करे तो प्राण ले। चलिए देखिए, मजाक कर रहे थे यार, डरा दीजिएगा आप लोग। हमने प्लस दोनों को मान लिया और ये दोनों को कैसा मान लिया, माइनस। बोले कि माइनस मानने से फायदा क्या होगा ये बताइए सर। तो आप जानते हैं कि इस प्लस को हम इसी पर बल निकालना चाहते हैं, इस पर। आप किसी पर भी चाहें किसी पर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप जिस पर चाहे उस पर निकालिए। बोले ठीक है। तो ये चाह रहा है ना कि हम इसको इधर खींचे। कौन चाह रहा है भाई, कौन चाह रहा है उधर खींचने के लिए? तो कौन चाह रहा है बताइए। तो ये कौन चाह रहा है, माइनस क्यू। और इधर भी चाह रहा है, कौन खींचेगा, माइनस क्यू। यानी दोनों तरफ माइनस क्यू खींचने वाला है। तो अब बताइए, कोई आपको कोई यहां पर एक कुत्ता को पकड़ लिया जाए, कोई इधर खींचे तो इधर खींचे ना, तो जितना बल से उधर खींचा है उतना बल से इधर, तो ना तो ऊपर जाएगा ना तो इधर जाएगा। जाएगा कैसे, बीच से। तो वास्तव में हमने जो यहां पर इसका नाम लिख दे रहे हैं वेक्टर F1 और यहां पर लिख रहे हैं क्या, वेक्टर F2। तो ये दोनों का जो परिणामी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इस डायरेक्शन में आएगा। समझे? तो कुल मिला के बात है कि जब माइनस क्यू ऊपर खींचा, ये माइनस क्यू इधर खींचा, तो ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, गया कैसे, बीच से। अब आप जानते हैं कि ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है तो वो इसको ठेलेगा इस डायरेक्शन में। यानी कुल मिलाजुला इसका नाम रखे हमने क्या, इसका नाम रख दिया हमने वेक्टर F3। यानी कुल मिला, और ये रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जितना इधर बल लग रहा है उतना इधर बल रहा है, तो ही तो रुका हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F3 बराबर वेक्टर वेक्टर F2 बराबर वेक्टर F3। आइए लॉजिक से समझते हैं। देखिए, हमने बोला कि दोबारा से हम बताते हैं कि सबसे पहले ऐसा चित्र बनाए। बोले बना दिए सर। हमने बोला ये प्लस क्यू है, बोले ओके सर। ये भी प्लस क्यू है, ओके सर। ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू। ये दोनों खींचा उधर, ये दोनों खींचा इधर, ना तो इधर गया ना तो इधर गया, दोनों का जो जोड़ आया वो इस डायरेक्शन में आया। इसको हमने बोला वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। बोले ठीक है, कचरा मत कीजिएगा। अब वास्तव में ये दोनों का परिणामी इधर है, लेकिन ये भी तो इस पर बल लगाएगा, क्योंकि दो ही को बल लगा रहा है, ये भी तो बल लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाया। तो ये रुका हुआ है, इसका मतलब है कि इधर वाला बल इधर वाला बल बराबर और विपरीत है, तो ही तो रुका हुआ है। इसलिए हमने इस बात को लिखा। इतना यदि सीख गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने समस्याओं को जरूर साझा करेंगे। चलिए आइए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, इतना तो बात हम सीख गए, तो अब क्या बताना चाहते हैं? ओहो, मिटा क्यों रहे हैं यार। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 बराबर वेक्टर F3। ठीक है, अब आपको बताना है दो सदिश राशि के जोड़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B का यदि आपको परिमाण निकालना होगा तो आप लोग निकाले होंगे R बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और आप देखिएगा यहां से यहां तक का कोण कितना बन रहा है, F1 और F2 के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहां पर cos 90 नहीं लिख सकते मेरे दोस्त, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। इसलिए A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अरे बोलिए हाँ या नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि इसमें कौन कौन आवेश के बीच लग रहा है बल, Q Q, यहां पर भी Q Q, और दूरी भी दोनों के लिए R R। तो दोनों के लिए बल भी तो सेम होगा, दोनों के बीच आवेश भी सेम है और दूरी भी सेम है, क्योंकि कूलम के नियम में F1 और F2 कब बराबर होगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला में तो भैया बड़ा वाला Q छोटा वाला Q और बीच का दूरी R स्क्वायर है, तो दोनों तो सेम ही होगा। तो हम लोग इसको भी F लिख सकते हैं और इसको भी F लिख सकते हैं। बोले कि सर इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब हम लोग इसका परिमाण निकालना चाहेंगे तो F स्क्वायर जोड़ F स्क्वायर करेंगे। बोले अच्छा जी, और इसका क्या चार डाल दिए, तो बीच का कोण 90 डिग्री होने के चलते cos 90 का मान 0 हो गया, तो F स्क्वायर जोड़ F स्क्वायर हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बचा हुआ है, केवल वेक्टर F3 बचा हुआ है। आप लोग जानते हैं यदि रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यदि हम लोग सबका परिमाण निकाल रहे हैं, इसका यदि हमने परिमाण निकाला तो इसका भी तो हम लोग परिमाण ही निकालेंगे। या तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं मोड के अंदर, या फिर विदाउट वेक्टर लिखते हैं। जो लोग भी सदिश राशि पढ़े होंगे वो बात से मेरे सहमत होंगे। बोले अच्छा जी। अब देखिए, अब F स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर हो जाएगा। बोले ठीक है सर। और आप लोग मेरे दोस्त ये भी जानते हैं कि स्क्वायर में से वही बंदा बाहर निकल पाता है जो इसका, रूट में से वही बंदा बाहर निकल पाता है जिसका स्क्वायर होता है। तो ये बाहर निकल गया, अंदर फर्स्ट कौन गया, √2। और चलिए F3। अब हम लोग वैल्यू को रखते हुए चलते हैं और आगे मिलाते हुए चलते हैं। चलिए देखिएगा, तो चलिए हम लोग F का वैल्यू रखते हैं। ये F तो इसके बीच लगने वाला बल होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर छोटा वाला Q, फिर बड़ा वाला Q, और यहां से यहां तक का दूरी बताइए क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और यहां पर क्या हो गया, √2।
और देखिएगा F3 कौन है, ये वाला F3 है ना, ये वाला F3 है। तो ये हम लोग का विकर्ण है। और मेरे दोस्त यहां पर बात समस्या इस बात पर खड़ी हो जा रही है, बड़ा वाला क्यू है, ओके, नीचे बड़ा वाला क्यू, ओके, और यहां से लेकर यहां तक का दूरी बताइए दोस्त क्या है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी, तो ये विकर्ण है। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 इंटू भुजा, भुजा कितना है, भुजा कितना है r, यानी √2 इंटू आर, √2 इंटू आर, √2 इंटू आर। और चूंकि दूरी का स्क्वायर होता है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बोले ठीक है सर। अब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या क्या जादू होने वाला है, ये वाला से ये वाला खत्म हो गया, एगो क्यू से एगो क्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इधर क्यू बटा में आर स्क्वायर बचा हुआ है, ओके, और √2 बचा हुआ है, ओके, यहाँ पर बड़ा वाला क्यू बचा है, ओके, √2 का स्क्वायर करेंगे 2r स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। तो क्या पूछा गया, बड़ा वाला क्यू और छोटा वाला क्यू का अनुपात, बड़ा वाला क्यू और छोटा वाला क्यू का अनुपात। तो लेके आइए इधर, तो उधर क्या बच गया, √2, और ये 2 उधर गया तो 2 √2, यानी ये। और यदि कभी ऐसा पूछ देता छोटा वाला क्यू और बड़ा वाला क्यू का अनुपात, तो क्या हो जाता है 1/2 √2। यही से थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कुल मिला जुला बात की यदि यहाँ पर बल बराबर है ना, रुका हुआ है, इसका मतलब बल बराबर और विपरीत है, तो यहीं से हमने फॉर्मूला को बनाया। यदि आपको समझ में नहीं है दोबारा वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।